वेलकम टू लेटेस्ट टीवी रजत। आज मैं यहाँ पर आपके लिए पिछला लेक्चर जो मैंने आपको मैकेनिक्स पढ़ा रखा है, यानी कि उस पर मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी आपको अपलोडेड कर दिए हैं। तो मैं ये अपना एक तीसरा लेक्चर लेकर आया हूँ जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात होगी। अगर आपने इससे पहले जो भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, यानी मैकेनिक्स को आप देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि ये मैं लास्ट वीडियो से ही देख लूँ, तो वो आपके लिए इतना हेल्पफुल नहीं होगा। यानी कि आपको इससे पहले जितने भी मैंने पार्ट बना रखे हैं तो वो पार्ट को भी देखना पड़ेगा मैकेनिक्स के। तो मैं आज यहाँ पर ये मेरा पार्ट 3 है, तो ये पार्ट 3 लेके आया हूँ। पार्ट 3 में मैकेनिक्स के अंतर्गत क्या डिस्कशन किया जाएगा उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों में शेयर करने से क्या होगा, आपको भी नॉलेज इंक्रीज होगी और दोस्तों की भी नॉलेज इंक्रीज होगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैकेनिक्स के अंतर्गत आज मैं जो बात करने वाला हूँ उन्हें ज़रा टॉपिक को क्लियर कर देता हूँ। आज जो मैं बात करूँगा ना, पहले मैं बात करूँगा, जैसे आपको से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ऊपर की तरफ से जब कोई पत्थर गिराया जाता है, यानी कि पत्थर को ऐसे फ्रीली ऊपर से छोड़ दिया जाता है और पत्थर नीचे की तरफ आता है। अब पूछा जाता है वहाँ पर कि अगर मैं वहाँ पर एक्चुअली 4 केस बनते हैं, तो वहाँ पे पूछा जाता है कि पत्थर ज़मीन पर कब समान पहुँचेगा, किसकी चाल ज़्यादा होगी। एक पत्थर को मैं इधर फेंक दूँ, एक पत्थर को इधर फेंक दूँ, एक पत्थर इधर फेंक दूँ, तो दोनों पत्थर नीचे कैसे पहुँचेंगे, अलग अलग टाइम इंटरवल होगा कि सेम इंटरवल होगा। और मैं यहाँ पर आज जड़त्व की बात करने वाला हूँ। जड़त्व क्या होता है, जड़त्व को आपने पढ़ रखा होगा। जड़त्व जब आप क्लासिफाइड करते हैं तो गति का जड़त्व, भ्रामक का जड़त्व, गति का जड़त्व और ये आपका दिशा का जड़त्व होता है। तो ये 3 जड़त्वों के बारे में बात करूँगा। और जड़त्व से रिलेटेड आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके पूछे जाते हैं आपको इससे रिलेटेड एग्जाम्पल। ठीक है, तो वह दैनिक जीवन में यानी कि डेली लाइफ में आपके जितने भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट आते हैं, तो मैं एग्जाम्पल के का भी डिस्कशन करूँगा। उसके साथ में आपको ये पूछा जाता है कि कौन सा बल कमज़ोर है, कौन सा बल स्ट्रॉन्ग है, इसके बारे में बल की मैं बात करने वाला हूँ, यानी फोर्सेस की भी बात भी करने वाला हूँ। साथ में ही सबसे अच्छा आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो न्यूटन की गति के समीकरण से बनता है। यानी कि न्यूटन ने 3 गति के समीकरण दिए हैं, तो तीनों गति के समीकरणों को मैं डिस्कस करूँगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन न्यूटन की गति के 3rd समीकरण से ज़्यादा पूछे जाते हैं, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है आपसे, यानी कि एक्शन एंड रिएक्शन का जो भी कंसेप्ट है, तो आपको वहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल वहाँ पर पूछे जाते हैं, तो मैं उसका भी डिस्कशन करूँगा। चलिए, टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा, तो आज स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहला टॉपिक उठाता हूँ, जब पत्थरों को नीचे की तरफ गिराया जाता है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ, जब वस्तुओं को नीचे की ओर फेंका जाता है। ठीक है, देखिए, दिख रहा है यहाँ तक, देखें यहाँ तक दिख रहा है बिल्कुल। चलिए, यानी कि इसको कहते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्स। अब देखिए, यहाँ पर 4 केस बनते हैं, 4 केसों के बारे में बात करेंगे हम। तो केस नंबर 1 देखिएगा, केस नंबर 1 यानी कि केस फर्स्ट। देखिएगा, केस फर्स्ट में क्या होता है, आपसे कहेगा इस तरीके से कि कोई बिल्डिंग थी, वहाँ से मैं एक पत्थर को डाल रहा हूँ नीचे की तरफ, और पत्थर ध्यान रखिएगा नीचे की तरफ आ रहा हो। और इसको आप, यानी कि एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, यानी कि इसमें कंडीशन क्या होती है, उस कंडीशन को भी ध्यान रखिएगा। कंडीशन फर्स्ट ये होती है, यहाँ पर जब भी जो पत्थर गिराया जा रहा है उसकी स्टार्टिंग स्पीड जो है ना, वो 0 होनी चाहिए। यानी कि स्टार्टिंग स्पीड मस्ट बी
0, यानी प्रारंभिक जो चाल होती है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है। अगली चीज त्वरण, यानी एक्सेलरेशन मस्ट बी सेम, यानी कि इसको कहते हैं हम त्वरण समान होना चाहिए। यानी कि क्या क्या चीज़ होनी चाहिए सही से, स्टार्टिंग स्पीड आपकी क्या होनी चाहिए, जो आप पत्थर को फेंक रहे हैं वो ऐसा ना हो कि पहले से ही गतिमान हो, यानी कि उसमें कहीं से बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ऑलरेडी वर्क कर रहा हो, या फिर उसको एक्सेलरेशन क्या हो, यानी कि बैरी कर रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए, स्टार्टिंग स्पीड मस्ट बी 0, यानी कि प्रारंभिक जो भी उसकी चाल है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, यानी वस्तु क्या हो, स्थिर हो। अगली चीज एक्सेलरेशन यानी त्वरण जो है ना उसका नियत होना चाहिए, यानी फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में बढ़ गया यानी पिकअप हाई हो गया तो तेज दौड़ेगा पत्थर, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि एक्सेलरेशन जो भी मिल रहा है ना वो एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, पूरी प्रक्रिया के दौरान इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर केस बनते हैं 4, तो केसों के बारे में बात करते हैं। चलिए पहला केस क्या पूछा जाता है, देखिए इस तरह से कहेगा कि ये मान के चलिए कोई बिल्डिंग है और ये यहाँ पर कोई अर्थ है, ठीक है, ये आपकी अर्थ है। अब देखिए आपसे कहेगा कि जब कोई पत्थर जो है ना, जब कोई पत्थर क्या करेगा, सबसे पहले कहेगा जब कोई पत्थर, यहाँ से कोई व्यक्ति खड़ा है, मान लीजिए यहाँ पर कोई खड़ा है व्यक्ति, वो क्या कर रहा है, आराम से यहाँ से पत्थर नीचे की तरफ डाल रहा है, यानी पत्थर को ड्रॉप किया। अब वो पत्थर क्या है, यहाँ से यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, उसके बाद यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ऐसे ऐसे, और यहाँ पर फाइनल यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए वो क्या करेगा, आपको यहाँ पर ए, यानी कि आप मान लीजिएगा ए, यानी कि पत्थर यहाँ पर ए सेकंड में इतनी दूरी तय किया है, यानी ए दूरी जो है ना 1 सेकंड में तय किया है। कितनी सेकंड में किया है, 1 सेकंड में उसने पत्थर ने कितनी दूरी तय की, ए। अब मान के चलिए अब पत्थर यहाँ पे आया, उसने क्या किया, अब ये डिस्टेंस v तय की, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होने वाली है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो भी उसने क्या किया, 1 सेकंड में तय की है, यानी डिस्टेंस v 1 सेकंड में तय की। अगला क्या है, यहाँ से क्या है, यहाँ तक पत्थर आएगा और यहाँ पर क्या होगा, c मान लीजिएगा इसको, और ये भी क्या कि 1 सेकंड में उसने डिस्टेंस तय की है। ठीक है, कितनी सेकंड में, 1 सेकंड में तय की है। अब देखिए इसके बाद मान लीजिएगा d 1 सेकंड में, e 1 सेकंड में। अब ये कहेगा कि यहाँ पर जो पत्थर नीचे की तरफ आ रहा है तो उनकी चली गई दूरियों का अनुपात बता दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, चली गई दूरियों का अनुपात पूछेगा, यानी कि पत्थर द्वारा चली गई दूरियों का अनुपात। ठीक है, चली गई दूरियों का अनुपात क्या होगा। चलिए यहाँ तक दिख रहा है, देखें ना, बिल्कुल यहाँ तक आपको दिख रहा है। यहाँ से कहेगा कि चली गई दूरियों का अनुपात बता दीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर पत्थर के द्वारा जो चली गई दूरियाँ होगी उनका अनुपात होगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, और आप इसके बाद ई मान लीजिएगा क्या हुआ, 1:3:5:5:7, इसी प्रकार से 9, यानी कि बोल सकते हैं क्या होगा, विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्याएं। अब फिर सुनिएगा, मैंने क्या बताया आपको, केस 1 मैंने आपको बताया है क्या हो रहा है। केस 1 में कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है आपके हाथ में, आपने क्या किया, वो ऑब्जेक्ट को यहाँ से नीचे की तरफ गिराना शुरू किया और वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, वो सारे पॉइंटों से होकर गुजरेगा। ठीक है, अब वो यहाँ से अलग अलग चलेगा। मैंने मान लिया कोई पॉइंट यहाँ पर ये है, अगला पॉइंट ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये अलग अलग। अब जो मैंने अलग अलग पॉइंट माने हैं तो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस उसने तय की है वो 1 सेकंड में ये डिस्टेंस उसने तय की है। ठीक है,
यहाँ से फिर वो यहाँ पर आया, यानी ये डिस्टेंस उसने तय की है। तो मैंने मान लिया कि वी जो है ना, वी डिस्टेंस उसने 1 सेकंड अगले नेक्स्ट सेकंड में उसने तय की है। मैंने यहाँ से 1 सेकंड नहीं जुड़ा, यहाँ से जितना गैप ये तय किया ना वो 1 सेकंड में मैंने काउंट किया। अगले सेकंड मैंने देखा कि यहाँ से पत्थर यहाँ तक आया और डिस्टेंस उसने मान के चलिए सी ट्रेवल की, और 1 सेकंड में इतनी दूरी इसने चली है। ठीक है, इसी प्रकार मैंने आगे की तरफ पूछा। और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इनकी चली गई दूरियों का अनुपात बता दीजिएगा। जो इनकी दूरी पत्थर ने तय की है अलग अलग पोजीशन पे जाके, ABCDE और आगे भी चलता चला जाएगा, तो बताइएगा उनका अनुपात क्या होगा। तो क्या अनुपात होगा, आप इसको याद रखिएगा, 1:3:5:7:9। ये डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट ड्राइव किया जाता है। अब आपको वहाँ पर पेपर में इतना टाइम है नहीं कि आप उसको ड्राइव करें, तो आपके लिए डेरिवेशन यूजफुल नहीं है, इसलिए डायरेक्ट आप रिलेशन को याद रखें। पेपर में बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछेगा। चलिए इसके बाद केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 की बात करते हैं। चलिए केस नंबर 2 के लिए मैं इसको हटा दूं। केस नंबर 2 को मैं इसके लिए इसको मैं आपको हटा देता हूं। चलिए केस नंबर 2 देखिएगा, यहाँ पर केस नंबर 2 बनाता हूँ मैं आपके लिए। केस नंबर 2 देखिए, केस नंबर 2 में क्या है, केस 2 देखिए, ये कोई इस तरह से एक ज़मीन पर है। ठीक है, और ये पत्थर क्या है, पत्थर वापस यहाँ से कोई गिरा रहा है ऊपर की तरफ से, और ये पत्थर ऊपर की तरफ गिराएगा, कहाँ पर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। इस तरह से पत्थर आएगा नीचे की तरफ, और ये अलग अलग पोजीशन पर होगा, यानी कि ये पोजीशन, अगली पोजीशन ये, अगली पोजीशन ये, अगली पोजीशन ये, अगली पोजीशन ये, और ये फाइनल यहाँ पर पत्थर आपका आ जाएगा। यानी कि इसकी जो पोजीशन है वो क्या है, आपकी अलग अलग है। ठीक है, अब देखिएगा, अब वो क्या कर रहा है, पत्थर को ऊपर तरफ से नीचे की तरफ गिराया गया है। तो मान के चलिए उसने यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस तय की है वो उसने 1 सेकंड में जो है डिस्टेंस, आप मान के चलिएगा कैपिटल A मान लीजिएगा, यहाँ पर ट्रेवल की है। 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, कैपिटल A, यानी कि जो ये वाली दूरी है ना, ये कितनी है, इसकी A है। ठीक है, अब देखिए अगले पल क्या किया उसने, अगले पल उसने क्या किया कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके इस वाले पॉइंट तक उसने क्या किया, 1 सेकंड यहाँ लग चुका था, तो अगला सेकंड यानी कि यहाँ पर 2 सेकंड में, यानी कि मान लीजिएगा उसने डिस्टेंस V ट्रेवल की। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 3 देखिएगा, अब वो यहाँ से पत्थर मान के चलिएगा यहाँ तक आया, तो उसने क्या किया, यहाँ पर 3 सेकंड में डिस्टेंस C तय की। इसी प्रकार से अगली बार जब आएगा पत्थर यहाँ पे यहाँ तक, तो मान लीजिएगा 4 सेकंड में उसने डिस्टेंस D ट्रेवल की। ठीक है, इस तरह से आप मान लीजिएगा। अब वो कहेगा आपसे कि, फिर वही कहेगा, क्या कहेगा आपसे कि इनके द्वारा चली गई दूरियों का अनुपात बताइएगा। यानी अलग अलग टाइम इंटरवल है, 1, 3, 5, 1, 2, 3, 4, तो इनके जो है ना अलग अलग समय में चली गई दूरियों का अनुपात बताइए। यानी कि क्या पूछेगा, चली गई दूरियों का अनुपात, क्या पूछेगा, चली गई दूरियों का अनुपात आपसे पूछेगा। तो ध्यान रखिएगा, चली गई दूरियों का अनुपात यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1, 4, 9, 16, अगले 25, इस तरह से आगे भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, दिख रहा है आपको, नीचे देखें, बिल्कुल आपको दिख रहा है। चलिए, यानी कि चली गई दूरियों का अनुपात क्या होगा, 1, 4, 9, 16, 25, यानी कि जो नंबर आपके दे रखे हैं वो नंबर का क्या होगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि नंबर का क्या आप कर रहे हैं यहाँ पर, समय क्या कर रहे हैं यहाँ पर, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर यानी वर्क कर रहे हैं, इसको आप याद रखिएगा। बार बार पेपर में आपको ये क्वेश्चन आपको पूछे जा चुके हैं, पूछेंगे भी। चलिए, अब पहले आपको इतनी चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, अगर नहीं क्लियर हुई है तो दोबारा से देख लें क्योंकि इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं आपको थोड़ा फास्ट बताता हूँ फिर से। केस 1 ये क्या कर रहा है कि पत्थर को इस तरह से यहाँ तक A सेकंड में, यानी 1 सेकंड में चलेगी दूरी A है, यहाँ से यहाँ तक चलेगी 1 सेकंड में V है, यहाँ से यानी अलग अलग डिस्टेंस, यहाँ से 1 सेकंड में C है, और यहाँ से D है, यहाँ से E है।
अब ये कहेगा अलग अलग समय में जो है ना आपने दूरियां तय की हैं, यहाँ से इतने चल ये की, तो इन दूरियों का अनुपात बता दीजिएगा। तो 1 3 5 7 9 यानी विषम संख्या है, 9 11 11 13 15 इस तरह चलता चला जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये पत्थर यहाँ से यहाँ तक आया ए सेकंड में, यानी 1 सेकंड में ए ट्रेवल यहाँ से यहाँ तक आया, 2 सेकंड ले लिया उसने। डिस्टेंस कितनी कवर की वी, और यहाँ से यहाँ तक आया कितनी, इस पॉइंट पे कितनी डिस्टेंस तक कवर की सी, कितने सेकंड में 3, यहाँ से यहाँ तक कितनी डी, और कितने सेकंड में 4 सेकंड में। तो यहाँ से पूछेगा चलिए दूरियों का अनुपात बता दीजिएगा। तो क्या होगा 1 अनुपात 4 अनुपात 9 अनुपात 16 अनुपात 25। इसके बाद आपको पता है 25 के बाद कितना आएगा, ये 5 का वर्ग है, फिर 6 का 36, 7 का, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। आप वो पेपर में देख सकते हैं। चलिए ये आपको आना चाहिए। इसके बाद में अगले 2 केस बच रहे हैं, इनको बताता हूँ। ध्यान रखिए कंडीशन फिर वही है, कंडीशन आप मत भूलिएगा क्योंकि कंडीशन मैंने यहाँ पर मिटा दी है। कंडीशन आपको क्या है, ध्यान रखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंडीशन। स्टार्टिंग स्पीड मस्ट बी 0 और एक्सेलरेशन मस्ट बी सेम, यानी कि एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये कंडीशन आपके लिए है। चलिए इसके बाद मैं केस नंबर 3 और 4 को आपको बताता हूँ। चलिए केस नंबर 3 की बात करते हैं, फिर केस नंबर 4 की बात करेंगे। केस नंबर 3 देन 4। चलिए केस नंबर 3 देखिएगा। केस नंबर 3 क्या बनता है, केस नंबर 3 क्या बनता है, देखिए केस नंबर 3 में क्या करेगा कि यहाँ पर मान लीजिए कोई आदमी खड़ा हुआ है इस तरह से, ये कोई बिल्डिंग है, इस पे से कोई आदमी खड़ा हुआ है, आपका ये अर्थ है, ठीक है। अब ये अर्थ है, अब हो क्या रहा है, यहाँ पर कोई जो आदमी खड़ा है ना वो क्या कर रहा है, यहाँ पर कोई खड़ा है आदमी, मान लीजिएगा ये इस तरह से कोई आदमी, सुंदर सा आदमी खड़ा हुआ है। कान लगा दूँ मैं इसके, अब सही बाल उड़ा दूँ। चलो अब देखिए यहाँ पर जो आदमी खड़ा है ना वो क्या कर रहा है, यहाँ पर ये कर रहा है कि उसके पास अलग अलग तरीके से बॉल है, कोई भी पत्थर है, और उन पत्थर को क्या कर रहा है वो इस तरह से ले रहा है। एक को क्या किया उसने, एक को क्या किया सीधा इस तरह से फेंक दिया, ठीक है। एक को क्या किया उसने इस तरह से थोड़ा एंगल देके फेंक दिया, अगले को ऐसा एंगल, अगले को ऐसा, ऐसे ऐसे। अब वो कह रहा है कि बताइएगा यहाँ पर ये नहीं पूछेगा कि यहाँ पर चलेंगे दूरियों का अनुपात बता दीजिएगा। यहाँ पर स्पीड अगर सेम है, ध्यान रखिएगा, तो पत्थर की अगर इधर फेंका वो भी स्पीड सेम है, ऊपर की तरफ फेंका वो भी स्पीड सेम है, इधर की तरफ फेंका वो भी स्पीड सेम है, इधर की तरफ फेंका वो भी स्पीड से सेम है। यानी कि अगर उसकी स्पीड जो है ना यहाँ पर पत्थर फेंकने की स्पीड जो है ना वो अगर सेम है, तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि बताइएगा जो तब पत्थर नीचे की तरफ पहुँचेगा क्या वो समान समय में सारे पत्थर नीचे पहुँचेंगे, या आपसे पूछेगा समान समय पत्थर पहुँचेंगे, या आपसे पूछेगा जो स्पीड है ना ज़मीन पर वो टकराने की स्पीड के समान होगी या अलग अलग होगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं। अब देखिएगा वो खड़ा हुआ है, मान के चलिएगा इस तरह से, यहाँ उसने पत्थर फेंका, ये मान के चलिए 30 मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड जो भी हो। अगला उसने एक पत्थर लिया कुछ एंगल पर यहाँ पर फेंका, मान के θ1 है, ठीक है, 30 मीटर प्रति सेकंड, ये भी होगी। अगला पत्थर उसने क्या किया, यहाँ पर फेंका, यहाँ से मान के चलिए वो θ2 है सारी डिस्टेंस एंगल, और वो 30 मीटर प्रति सेकंड से ही ये भी पत्थर है, ठीक है। अगला पत्थर उसने क्या किया, एक पत्थर यहीं से नीचे गिराया था, अगला पत्थर इस तरह से फेंक दिया मान लीजिएगा, ठीक है। और ये θ3 है, आपको पता चल रहा होगा, और ये भी स्पीड क्या है 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब वो क्या करेगा, इन पत्थरों को अलग अलग फेंका उसने, थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा ये 90 नहीं है, थोड़ा 90 से थोड़ा कम एंगल है, ठीक है, 90 की नहीं है, 90 बिल्कुल सीधा खींचता है, थोड़ा कम है। अब देखिए क्या हो रहा, 90 होता ना तो वो अपने सर पे ही फेंक लेगा और सर पर ही वापस आ जाएगा, सर उसका क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। अब देखिए इसका मतलब थोड़ा एंगल तो रखना पड़ेगा नीचे के लिए। अब देखिए ये क्या करेंगे, पत्थर सारे क्या करेंगे, एक पत्थर ये पत्थर यहाँ तक, यहाँ से ऐसे ड्रॉप कर जाएगा नीचे की तरफ, और ये वाला जो पत्थर है आपका, यहाँ वाला जो पत्थर है आपका, वो क्या करेगा, यहाँ पर आपका पत्थर यहाँ से नीचे की तरफ ड्रॉप करेगा, ठीक है। ये वाला पत्थर क्या करेगा, ये वाला पत्थर यहाँ से इस तरह से ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला पत्थर क्या करेगा, इस तरह से यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएगा। अब देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछेगा
कि जो पत्थर है ना नीचे, वो सारे के सारे यहाँ पर टकराएंगे, आके ज़मीन पर आएंगे टकराने के लिए। अब देखिएगा, अब क्या करेगा यहाँ पर, आपसे सिंपल ये कहेगा कि बताइए यहाँ पर जो टाइम है ना, यानी कि टाइम, और वो भी कौन सा, पत्थर टकराने का समय, ठीक है। जो टाइम है वो सेम रहेगा कि अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। अगली चीज़ आपसे कहेगा कि जो स्पीड है, यानी कि चाल जमीन पर टकराते समय कैसे होगी, ठीक है। यानी कि चाल जमीन पर टकराते समय कैसे होगी, और आपका पत्थर टकराते के समय टाइम जो है ना नीचे तरफ कैसा लगेगा, उसको हम बात करते हैं। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर, देखिए उसने क्या किया कि पत्थर को चारों तरफ फेंका। अब मान के चलिए आप यहाँ से कोई वस्तु को इस तरह से आप नीचे की तरफ डाल दें, ठीक है, यहाँ तक नीचे आ जाएगी। अगर उसी वस्तु को क्या करेंगे आप, थोड़ा थोड़ा इस तरह से फेंकेंगे तो ऐसे जाएगी, फिर नीचे आएगी। कोई वस्तु इस तरह से ले आओ, इस तरह से फेंकेंगे तो ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। यानी कि सीधा का संबंध है यहाँ पर। जो यहाँ से पत्थर उसने ड्रॉप किया तो नीचे वो क्या किया, अपना फोर्स जो भी लाया वो नीचे की तरफ लाया और नीचे गिर गया। यहाँ वाला क्या किया, यहाँ वाला जब उसने फेंका तो वो यहाँ से इस तरह से नीचे आया। अगला क्या करेगा, यहाँ से फिर इस तरह से नीचे आ रहा है, फिर एंगल हो गया इस तरह से नीचे आ रहा है। यानी कि जो यहाँ पर पत्थर था वो सबसे पहले ज़मीन पर आ जाएगा, उसके बाद ये आएगा, वो ये आएगा, फिर ये आएगा। यानी कि जो टाइम जो है ना पृथ्वी पर टकराने का जो समय है ना वो क्या है आपका, अलग अलग हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी पर टकराने का जो समय है ना वो टाइम कैसा होने वाला, अलग अलग, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, अलग अलग। अब देखिए इसको आप ऐसे भी समझ लीजिएगा या आप इसको याद कर लीजिएगा। अगली चीज़ यहाँ पर लिख रहा, चाल जमीन पर टकराने का समय हो गया, यहाँ पर पत्थर टकराने का समय हो गया। यहाँ पर अब क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा स्पीड, टकराने की स्पीड या चाल क्या होने वाली है, ज़रा उसकी बात कर लेते हैं। जो चाल की जो है ज़मीन पर टकराने की जो चाल है, और ये सारे पत्थर कहाँ पर गिराए जा रहे हैं, निर्वात में गिराए जा रहे हैं। तो जो स्पीड है ना, यानी चाल जो होगी टकराने की, वो क्या होगी, ज़मीन पर समान होगी। यानी ज़मीन पर टकराने की जो चाल, उस चाल होगी ना, स्पीड होगी ना उसकी, वो क्या होगी, सेम होगी। इसको आप याद रखिएगा। यानी कि जो स्पीड है ज़मीन उस पर पत्थर की टकराने की, ज़मीन पर वो यहाँ पर टकराने की जो स्पीड होगी ना, यहाँ पर टकराने की जो स्पीड होगी ना, स्पीड कैसी आपकी होने वाली है, स्पीड समान, और ज़मीन पर टकराने वाले जो समय है ना, यानी टाइम क्या होगा, यहाँ पर टाइम क्या होगा, अलग अलग, यानी डिफरेंट होगा। इसको आप याद रखिएगा। अब इसको आप समझ चुके होंगे। चलिए इसके बाद मैं अगले केस पे बढ़ता हूँ। यानी कि इतना तो आप समझ चुके होंगे। इसके बाद मैं अगले केस पे बढ़ता हूँ, केस नंबर 4 देखिएगा। अब देखिएगा तो केस नंबर 4 को देखिए जरा। केस नंबर 4 क्या कहता है, जरा उसको समझते हैं। चलिए अगला केस नंबर 4 क्या है, जरा उसको समझिए। और ये सारे केस इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। केस नंबर 4, केस 4 क्या कह रहा है समझिएगा। जब कोई पत्थर, ये लीजिएगा इस तरह से, ये कोई बिल्डिंग है, ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ ये कोई बिल्डिंग है, ये रही। अब क्या करेगा, यहाँ पर पत्थर को क्या करेगा, वापस कोई आदमी ऊपर खड़ा होगा, पत्थर गिराए जा रहे हैं, सीधी बात है। स्टार्टिंग स्पीड क्या होनी, 0, यानी मस्ट बी 0। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, मस्ट बी सेम। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, अब पत्थर वो गिराएगा ना। इस बार उसने क्या किया, एक पत्थर लिया उसने, और एक पत्थर को क्या किया, इस तरह से एक पत्थर को उसने यहाँ पे, मान के लीजिए रेड पेन यूज करता हूँ, देखिए रेड मार्कर। अब देखिएगा, यानी कि एक पत्थर को क्या किया उसने, यहाँ से छोड़ा, ठीक है, और इसकी स्पीड क्या थी, 0, ठीक है। अगले 0 मीटर पर सेकंड या 0 किलोमीटर पर सेकंड, कुछ भी आप समझ लीजिए। अगले पत्थर को क्या किया, यहाँ से उसने छोड़ा, इसकी मान लीजिएगा 10 किलोमीटर प्रति सेकंड है, ये मान के चलिएगा। अगले पत्थर को क्या किया उसने, यहाँ से छोड़ा, और स्पीड देखिए 20 किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। अभी इस सारे के सारे पत्थर क्या होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा,
एक ही डायरेक्शन में उसने फेंके, ऐसा नहीं ऊपर की तरफ फेंका, यानी कि उसने डायरेक्शन जो रखा ना वो सारे पत्थरों का वो है ना सेम ही रखा, यानी कि इस तरह से ही उसने फेंका, एक पत्थर इस तरह से फेंका, अगले पत्थर को क्या किया उसने थोड़ा स्पीड देके फेंका, यानी पहले पत्थर को इस तरह छोड़ दिया, सर ऐसे छोड़ दिया, अगले पत्थर को किया उसने इस तरह से फेंका और अगले पत्थर को इस तरह से थोड़ा फेंक दिया। अब देखिए यानी कि स्पीड क्या की उसने अलग अलग कर दी। ये वाला जो पत्थर होगा ना वो यहाँ से नीचे की तरफ इस तरह से आ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, और यहाँ वाला जो पत्थर होगा वो इस तरह से यहाँ पर नीचे की तरफ आएगा, और यहाँ वाला जो पत्थर होगा ना वो इस तरह से नीचे की तरफ आएगा। आपको पता ही है कि पृथ्वी अपनी तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। अब देखिए ये पत्थर यहाँ आएगा, ये पत्थर यहाँ पर आएगा, ये पत्थर यहाँ पर आएगा। आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा टकराते समय स्पीड, यानी कि टकराते समय स्पीड यानी चाल कैसी रहने वाली है। जो टकराने का समय है ना पत्थर का ज़मीन पर, यानी टाइम, वो भी कौन सा टकराने वाला वो कैसा रहने वाला है, यानी समान समय पर टकराएंगे या अलग अलग समय पर टकराएंगे। अब देखिए चाल यहाँ पर क्या होगी, ज़रा देखिए चाल यहाँ पर अलग अलग होने वाली है, क्योंकि इसको यहाँ पर ऐसे छोड़ दिया, अगले को उसने क्या किया फोर्स देके छोड़ा तो इस तरह से, और इसके को यहाँ पर इस तरह से छोड़ा, यानी कि जो ये वाला पत्थर है ना और फेंक वो यहीं से रहा है चारों तरफ से, ठीक है। यानी पत्थर एक्चुअल तरीके से ये यहाँ से नीचे आ जाएगा ऐसे ही, ये पत्थर थोड़ा इस तरह से घूम के आएगा, ये पत्थर थोड़ा इस तरह से और घूम के आएगा, ठीक है। अब देखिए स्पीड क्या है यहाँ पर होने वाली है, स्पीड कैसे रहने वाली है, स्पीड यहाँ पर रहने वाली है अलग अलग। कैसी स्पीड क्या रहने वाली है, अलग अलग, यानी डिफरेंट रहने वाली है स्पीड सारे पत्थरों की। ज़मीन पर पहुँचा, मान लीजिएगा A B C पत्थर है, वो ज़मीन पर पहुँचेंगे ना तो उनकी स्पीड जो है ना ABC की कैसे होगी अलग। अगली चीज़ टाइम की बात करते हैं। टाइम यहाँ पर क्या रहने वाला है समान, यानी कि टाइम क्या रहेगा यहाँ पर सेम रहेगा पत्थर के नीचे पहुँचने के लिए, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सबसे पहले कौन सा पत्थर पहुँचेगा, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले जो पत्थर पहुँचेगा जिसकी स्पीड ज़्यादा है यानी 20 किलोमीटर पर सेकंड वाला पत्थर पहले पहुँचेगा, यानी C पत्थर पहले नीचे की तरफ पहुँचेगा, उसके बाद B पहुँचेगा, उसके बाद A पहुँचेगा। इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। चलिए यानी कि यहाँ पर मैंने आपको जो भी 4 केस होते हैं मैकेनिक्स के अंदर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, वो मैंने चारों के चारों केस आपको बता दिए। इसके बाद मैं आपका स्टार्ट करता हूँ नया टॉपिक, जो मैंने स्टार्ट करता हूँ जड़त्व से, ठीक है। तो यहाँ तक आप अगर समझ चुके हैं, अगर नहीं समझ लिया तो आपने तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। चलिए अगला टॉपिक शुरू करता हूँ मैं। चलिए इसके बाद मैं बात करूँगा यहाँ पर एक नए टर्म की, जिसको आप कहते हैं क्या जड़त्व। क्या कहते हैं आप जड़त्व, ये इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया, ठीक है। क्या कहते हैं जड़त्व या इनर्शिया कहते हैं इसको, INERTIA, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसको क्या कहते हैं आप जड़त्व कहते हैं इसको। आप क्या होता है ये जड़त्व पहले आपको ये पता होना चाहिए। चलिए देखिए जड़त्व जो है ना, जड़त्व को आप इस तरह समझिएगा, जड़त्व जो होता ना वो किसी भी पदार्थ का एक उसके द्रव्यमान के कारण, किसके कारण, द्रव्यमान के कारण एक ऐसा गुण होता है कि जो पत्थर रखा हुआ है, कोई वस्तु रखी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जिस पोजीशन में है वो, यानी जिस पोजीशन में है वो, अगर उसी पोजीशन में, जिस पोजीशन में है वो, तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में अगर कोई चेंज मैं करूँ तो उसका क्या करे, विरोध करे। यानी कि अगर कोई पत्थर और अपने ब्रह्मावस्था में है तो वो क्या करेगा, अगर उसमें क्या करेगा, मैं उसमें थोड़ा फोर्स लगा रहा हूँ तो वो अपनी गति को क्या करेगा, उस ओरिजिनल पोजीशन से गति में जाने के लिए विरोध करेगा। या कोई पत्थर गति कर रहा है, यानी कोई ऑब्जेक्ट गति कर रहा है, तो मैं उसमें फोर्स लगाऊँ उसको स्टॉप करने के लिए, तो स्वतः ही उसके द्रव्यमान के कारण क्या होगा, वो एक फोर्स लगाएगा जो क्या करेगा, उसकी गति में यानी ब्रह्म में आने के लिए क्या करेगा, विरोध करेगा। इसको आप याद रखिएगा। यानी कि जड़त्व आप एक सीधे शब्दों में सुनिए, जड़त्व क्या है, किसी वस्तु का वह गुण जो अपनी वास्तविक अवस्था से किसी नई अवस्था में जाने के लिए क्या करे, गति का विरोध करे। यानी कि आप बोल सकते हैं, यानी कि जड़त्व क्या है, वह गुण जो किसी नई अवस्था
में जाने का विरोध करे। यानी क्या है, किसी भी नई अवस्था में जाने का क्या करेगा, वो विरोध करेगा। वही क्या है, आपका जड़त्व है। इसको आप याद रखिएगा। यानी जड़त्व को क्या है, और ये किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू मास। किसकी वजह से, ड्यू टू मास, यानी द्रव्यमान के कारण। इसको आप याद रखिएगा। ये गुण किसकी वजह से होता है, उसके द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है। इसके द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है। इसको आप याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर जड़त्व के बारे में बात करते हैं। जड़त्व कितने प्रकार होता है, कितने प्रकार का होता है। ये टाइप्स ऑफ इनर्शिया। देखिए, अगर जड़त्व की हम बात करें, जड़त्व कितने प्रकार का होता है, तो जड़त्व जो है ना आपका 3 पार्ट में होता है। यानी जड़त्व जो भी होगा ना आपको कितने भागों में बटा हुआ है, 3। कितने, 3। फर्स्ट जो होगा ना, फर्स्ट जड़त्व जो है आपका, उसको कहते हैं हम विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व। और दूसरा जो जड़त्व है आपका, वो आपका कहलाता है गति का जड़त्व। तीसरा जो है आपका, वो कहलाता है दिशा का जड़त्व। यानी कि इसको बोलते हैं इनर्शिया ड्यू टू स्टैटिक पोजीशन, या इनर्शिया ड्यू टू स्टैटिक पोजीशन, और उसको बोलते हैं इनर्शिया ड्यू टू मोशन, और इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन। ठीक है। अब देखिए, विराम का जड़त्व क्या होता है, इसको ज़रा समझिएगा। विराम का जड़त्व जो होता है ना, उसको हम मान के लीजिएगा, विराम का जड़त्व के लिए ये कोई पत्थर है, ठीक है, और ये पत्थर ज़मीन पर है। इस तरह से आप मान के चलिए, इस तरह से कोई ज़मीन पर है। अगर आप यहाँ पर फ्रैक्शन को कंसीडर ना करें, किसको, फ्रैक्शन यानी घर्षण को आप मान के चलिए थोड़ी देर के लिए आपके लिए जीरो है। ऐसा घर्षण को जीरो करना बहुत ही असंभव है। घर्षण पर एक आपका अलग से वीडियो आएगा, उस पर डिटेल से बात करेंगे घर्षण के लिए। तो यहाँ पर पहले बात करेंगे हम, घर्षण मान के चलिएगा है नहीं, कम है। ठीक है। अगली चीज़, यहाँ पर पत्थर जो है ना, ये ब्लॉक आपका रखा हुआ है, और ये क्या है, स्टैटिक पोजीशन में है, यानी कि रुका हुआ है। अब आप यहाँ पर इस पर फोर्स मारें तो ये पत्थर क्या करेगा, मान के चलिए आपने यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, और 10 न्यूटन का फोर्स लगाने के लिए आपने क्या किया, इस तरह धक्का मारा, और ये ब्लॉक यहाँ से हिला नहीं है। यानी ब्लॉक क्या हुआ, अभी इसने मोशन प्रारंभ नहीं किया है। इसका मतलब ये मोशन प्रारंभ क्यों नहीं कर रहा है, वो किसके कारण नहीं कर रहा है, ये इसका मोशन जड़त्व के कारण नहीं कर रहा है। ठीक है। और जड़त्व कहाँ से उत्पन्न हुआ, इसके द्रव्यमान की वजह से उत्पन्न हुआ। इसको आप याद रखिएगा। चलिए, अब क्या किया आपने, यहाँ पर इसका और फोर्स बढ़ाया। अब आपने फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन। अब क्या हुआ, मान के लीजिएगा ये अपने एक नई पोजीशन में आ गया, यानी कि एक नई स्थिति में आ गया, यानी कि ये मोशन करने लगा। तो इसने क्या किया, 10 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स, यानी कि मान के चलिए 15 न्यूटन का फोर्स को चाहिए कि 50 न्यूटन के एबव, यानी 15.1 51 पॉइंट एबव जो भी आप फोर्स लगा रहे हैं, वो क्या किया, उसके ऊपर 15 के ऊपर ही वो क्या करेगा, मोशन करना प्रारंभ कर देगा। तो यहाँ तक जितना आपने लगाया है 15 तक ना, ये किस में गया, वो सारा का सारा आपका गया विराम के जड़त्व के कारण, यानी इनर्शिया ड्यू टू स्टैटिक पोजीशन की वजह से आपका जो भी फोर्स आपने लगाया वो यहाँ पर वेस्ट गया है। ठीक है। अब देखिए, एक बार आपने क्या किया, इसको स्टैटिक पोजीशन से इसको मोशन में दे दिया। अब स्टैटिक पोजीशन से जैसे ही मोशन में आया ना, तो आपको यहाँ पर अब जितना भी आप फोर्स लगाएंगे, आपने 10 लगाया, 20 लगाया, 50 लगाया, अब वो जो क्या करेगा, वो फोर्स उतना ही उस पर इफेक्टिव होगा जितना आपने लगाया। मान के चलिए आपने 10 लगा दिया, और 10 का 15 किया, और 15 का 20 कर दिया, तो ये क्या करेगा, इसके बाद आपने वापस फिर 10 लेके आ गए, तो क्या होगा कि 10 भी यहाँ पर वर्क करेगा, अपना इफेक्ट दिखाएगा। एक बार यहाँ पर जड़त्व में, यानी कि इसकी इनर्शिया में अगर चेंज हो गया, उसके बाद वो बॉडी क्या करेगी, नेक्स्ट
नेक्स्ट पोजीशन में अगर गई है ना तो वो बॉडी नेक्स्ट पोजीशन में ही बनी रहेगी, यानी कि चलती चली जाएगी, उस पर इनर्शिया का इफेक्ट जो है ना ख़त्म हो जाता है। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि मैं मास को नहीं बता रहा हूँ, द्रव्यमान को नहीं बता रहा हूँ, ख़त्म हो जाता है। जो आपने मोशन किया यानी फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के बाद क्या हुई कि आपने क्या किया, 10 लगा दिया, पहले 10 लगाया, फिर आपने 15 किया, फिर 10 पे मोशन नहीं किया, 15 पे मोशन आपकी ब्लॉक कर गया। अब 15 पे अगर मोशन ब्लॉक कर गया ना, फिर आप क्या करें, वापस से क्या करें, उसको सडन से 10 लेके आ गए, तो 10 पे ये बस स्टैटिक पोजीशन पे नहीं आएगी, यानी कि एकदम जाम हो नहीं जाएगी, रुक नहीं जाएगी, ये क्या करेगी, मोशन करती ही रहेगी, धीरे धीरे करेगी। ठीक है, अब आप उसको 4 पे लाएंगे तब भी मोशन करेगी, 3 पे लाएंगे तब भी, जब तक आप उसको 0 नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ये आपको क्लियर नहीं हुआ तो उसको रिमाइंड करके जरूर देख लें। इसके बाद बात करते हैं गति का जड़त्व। अब इसके बाद किसकी बात करते हैं, गति के जड़त्व की। गति के जड़त्व में क्या होता है, मान के चलिएगा यही जो आपने मोशन, यही ब्लॉक जो है ना, इस बार क्या है, स्टैटिक में नहीं है, इस बार ये जो ब्लॉक है ना आपका किस में है, मोशन में है। किस में है, मोशन में है, यानी गति में है। यही ब्लॉक किस में है, इस बार गति में है। अब ये ब्लॉक गति में अगर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको गति से क्या करना पड़ेगा, आपको इसको स्टैटिक पोजीशन में लेके आना चाहते हैं। अब इसको आप ध्यान रखिएगा, आपने क्या किया, इस पर कोई फोर्स अप्लाई कर दीजिएगा इस तरह से। अब आपने यहाँ पर फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, 20 न्यूटन का, यानी जितनी स्पीड अगर ज़्यादा होगी इसकी तो ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, कम स्पीड है अगर ब्लॉक की तो कम स्पीड की रिक्वायरमेंट होगी। तो यानी कि गति में कोई है तो गति में अगर जो भी है पत्थर या बॉडी गति में है तो गति में जो है ना, तो उसमें जो जड़त्व कार्य कर रहा है वो गति का ही जड़त्व होगा, और स्टैटिक पोजीशन में जो कार्य कर रहा है जड़त्व वो क्या होगा, स्टैटिक जड़त्व होगा, यानी ब्राह्म का जड़त्व होगा। यहाँ पर कौन सा जड़त्व है आपका, गति का जड़त्व है। चलिए इसके बाद बात करते हैं अगले की, दिशा की जड़त्व क्या होता है। अब देखिएगा यही ब्लॉक है, इसको आप थोड़ी देर बस कंसिडर करिएगा। ठीक है, बस को इस तरह से मानिएगा, और ये बस आपकी इस तरह से यहाँ इस तरह से आपकी बस आगे की तरफ चलती चली जा रही है। ठीक है, अभी बस इस डायरेक्शन में जा रही थी, ठीक है, ऐसे जा रही थी, अभी बस इस तरह से थोड़ा टर्न ले ऐसे अचानक, तो यानी कि इस डायरेक्शन में जा रही थी और इस डायरेक्शन में चली गई, यानी कि क्या हुआ, आपने डायरेक्शन चेंज कर दी, तो ये कौन सा उत्पन्न हो गया, दिशा का जड़त्व यहाँ पर उत्पन्न हो गया। इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए अगर आपको यहाँ तक ये गति के जड़त्व में आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ से आपको हमेशा एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको क्या पूछा जाता है, हमेशा एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। तो मैं एक एक एग्जाम्पल की बात करूँगा आपसे कि जितने भी एग्जाम्पल आपके आ चुके हैं वो सारे एग्जाम्पलों की मैं बात करने वाला हूँ। चलिए पहले मैं बात करूँगा ब्राह्म की जड़त्व की। ब्राह्म का जड़त्व क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, और ब्राह्म की जड़त्व से क्या एग्जाम्पल बनते हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल किस पर, ब्राह्म के जड़त्व पर, ब्राह्म के जड़त्व पर। अब देखिएगा पेपर में आपसे ब्राह्म का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व के बारे में आपको अलग अलग क्वेश्चन नहीं मिलेगा। वहाँ पर आपको जो क्वेश्चन मिलेगा ना वो इस तरह से मिलेगा कि अगर कोई चलती हुई बस थी या रुकी हुई बस थी, चलती हुई बस थी तो ब्रेक लगा दी तो भी यात्री क्या करते हैं, यानी पैसेंजर क्या करते हैं, एक पीछे आगे की तरफ होते हैं, यानी कि उनकी बॉडी में मोशन या मूवमेंट दिखाई पड़ता है। या फिर वो स्टैटिक पोजीशन में है बस और अचानक चलना शुरू करते तो वे क्या होते, आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो ऐसा क्यों, तो वहाँ पर आपको आंसर सिर्फ एक ही मार्क करना पड़ेगा वहाँ पर, ड्यू टू इनर्शिया, यानी कि ड्यू टू क्या बोलते हैं, जड़त्व। ठीक है, लेकिन आपको मैंने यहाँ पर अलग अलग प्रकार से जड़त्व पढ़ा दिया, सारा क्लासिफिकेशन पढ़ाया, और मैं जो एग्जाम्पल दूंगा ना वो सारे गति के जड़त्व, ब्राह्म का जड़त्व और आपका दिशा का जड़त्व, इनमें अलग अलग एग्जाम्पल दूंगा। पेपर में आपको अलग अलग नहीं मिलता, वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगी, जड़त्व जड़त्व जड़त्व। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करते हैं हम सबसे पहले ब्राह्म का जड़त्व। तो ब्राह्म के जड़त्व में आप एग्जाम्पल देखिएगा। पहला क्या है, पहला एग्जाम्पल, रुकी हुई बस के अचानक, रुकी बस के अचानक चलने पर यात्रियों का आगे
की तरफ झुकना। यानी कि जब क्या हुआ, आपकी बस चल गई, यानी बस ने चलना प्रारंभ कर दिया, यानी कि स्टैटिक थी और चलना शुरू की, तो यात्री क्या करते हैं, आगे की तरफ वो झुक जाते हैं। ऐसा क्यों? अब एक्सप्लेनेशन ज़रा सुनिएगा कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। यानी कि अगर मान के चलिएगा ये कोई आपकी बस है, ज़रा देखिएगा, अगर कोई यहाँ पर ये आपकी बस है, ठीक है, इस तरह से आपकी बस है और बस क्या कर रही है, रोड पे चल रही है। अब यहाँ पर बस क्या थी, पहले स्टैटिक पोजीशन में, अभी स्टैटिक है, स्टैटिक पोजीशन में है, और अचानक अगर आगे की तरफ चलना शुरू कर दे तो होगा क्या, होगा ये कि यहाँ पर यात्री जो इसमें बैठे हुए हैं, पैसेंजर जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसमें पैसेंजर जो भी बैठे हुए हैं ना, वो क्या करेंगे, यहाँ पर आगे की तरफ झुकेंगे। क्यों झुकेंगे, ज़रा समझिएगा। बस किससे अटैच थी, रोड से, रोड से इसके टायर अटैच थे। तो हुआ क्या कि टायर जो है ना और इसकी बॉडी, यानी बस की जितनी बॉडी थी ना, वो मोशन में आ चुका है। वो किस में आ चुका है, मोशन में आ चुका है। जबकि इसमें जो बैठा हुआ पैसेंजर है ना, उसका नीचे वाला पार्ट जो है ना, वो बस के साथ मोशन में आ चुका है, पर जो ऊपर वाला पार्ट है आपका, वो क्या हुआ, मोशन में अभी तक नहीं आ पाया है। अब जब ये मोशन में जैसे नहीं आ पाया ना, तो होगा क्या, ये मोशन में आने के लिए, उससे मोशन में आएगा ना, उससे पहले इसको क्या होगा, एक सडन झटका फील होगा, यानी सडन उसको एक फोर्स फील होगा जो उसको किसकी तरफ घुमाएगा, आगे की तरफ घुमाएगा। ठीक है, फिर से सुनिएगा। हुआ क्या, नीचे वाला जो है ना पार्ट जो बस से अटैच है, वो बस के मोशन के साथ ही क्या करेगा, मोशन में आ जाएगा, यानी गति में आ जाएगा। जबकि जो ऊपर वाला पार्ट है जो मोशन में नहीं है अभी तक, वो क्या करेगा, मोशन में आने से पहले क्या करेगा, झटका लगेगा उसको, यानी एक फोर्स फील होगा। तो उसी को क्या कहते हैं, हम आपको जड़त्व कहते हैं। यानी कि इसकी वजह से झुक गया, वो जड़त्व की वजह से की तरफ, आगे की तरफ झुका है। चलिए अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल 2, कंबल को झाड़ने, कंबल को झटकने, कंबल को झटकने पर धूल की कणों का अलग होना। यानी कि आपको कंबल जो है ना, कंबल को आप झटक रहे डंडे से, तो होता क्या है, वहाँ पर लगे हुए जितने भी कण होते हैं, डस्ट जो भी होती है, यानी डस्ट पार्टिकल जो भी लगे रहते हैं, वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, आपने डंडा मारा, डंडे में क्या हुआ, आपका जो भी कपड़ा था, यानी कि जो कंबल था, वो मोशन में आ चुका है। जबकि आपके उसमें लगे हुए धूल के कण हैं, वो अभी तक मोशन में नहीं आ पाए हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपको ये धूल के कण नीचे की तरफ गिर जाते हैं। चलिए, इसके अलावा यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको और बता देता हूँ कि पेड़ की शाखा पे कोई लगा हुआ फल है ना, आप पेड़ की शाखा को हिला दें, जैसे आम का सीजन है तो आम लगा हुआ लटका हुआ नीचे, और आप उसको टहनी को क्या करें, हिला दें, तो आम नीचे की तरफ क्यों आ जाता है। तो उसके लिए आप ध्यान रखिएगा कि आम को जैसे आपने ऊपर टहनी हिलाई तो क्या होगा, नीचे वाला फ्रूट क्या है, देखिए आम की टहनी अगर आपने हिलाई, ये टहनी वाला की चलिएगा, ये टहनी है, यहाँ पर लगा हुआ कोई फ्रूट है, अब फ्रूट का आपने यहाँ पे हिलाया, तो ये तो पार्ट इसका मोशन में आ चुका है। जबकि यहाँ वाला जो पार्ट है आम, ये आम जो है ना, इसका मोशन में नहीं आया। जब तक ये मोशन में आएगा तो उस पर अचानक सडन एक फील होगा, फोर्स फील होगा। जो फोर्स क्या होगा, आपका इनर्शिया होगा, जड़त्व होगा। जड़त्व की वजह से क्या होगा, इसमें मास है, मास की वजह से जड़त्व होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो अचानक इसको झटका महसूस होगा, जिसकी वजह से यहाँ से वो ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। अगली चीज़, जब आप किसी जगह पे गोली मारते हैं, तो गोली मारने पे क्या होगा, शीशे की खिड़कियाँ, यानी जो खिड़कियाँ शीशे की लगी होती है ना, वो अगर मैं पत्थर मारूं तो ज़्यादा एरिया कवर के ले जाती हैं, फोर्स ज़्यादा एरिया ले जाती हैं, कांच का चटका देती हैं। जबकि गोली अगर मारूं तो गोली से क्या होता है, वो एरिया पूरा पार्ट पूरे शीशे को नहीं चटकाता है, जितने कॉन्टेक्ट एरिया है ना, उतने को ही चटका के ले जाता है, यानी उतने को ही तोड़ के ले जाता है। तो उसके लिए भी आप याद रखिएगा किसकी वजह से हो रहा, वो भी जड़त्व की वजह से हो रहा। क्योंकि पत्थर जब मैंने मारा तो ज़्यादा एरिया को अपने साथ मोशन में ले जाने की कोशिश करता है, यानी कि अब वो खिड़की लगी हुई है, उसमें जड़त्व ज़्यादा लग जाता है। जबकि गोली में क्या किया, गोली में क्या हुआ, जड़त्व छोटे पर्टिकुलर एरिया में लगता है, यानी छोटे पार्ट में लगता है, इतने पार्ट में। जबकि आपका गोली पत्थर क्या होगा, इतने पार्ट में ले जाएगा, यानी कि ज़्यादा पार्ट करेगा, ज़्यादा भाग कवर करेगा,
तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर फोर्स इनर्शिया लगेगा। इसको आप याद रखिएगा। यानी कि मैंने कितने एग्जाम्पल बताए। रुकी हुई बस अचानक चलने पर, इसको आप ध्यान रखिएगा, यात्री को आगे झुकना, कंबल को झटकने पर धुर के कणों का अलग होना। अगला मैंने आपको एग्जाम्पल लिख देता हूँ। आपको मैंने अगला एग्जाम्पल बताया था, पेड़ की शाखा से फल का टूटना। चौथा मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, चौथा मैंने जो आपको बताया एग्जाम्पल, वो खिड़की पर गोली दागने पर कम व पत्थर मारने पर ज़्यादा बाघ का टूटना। चलिए, इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा एक नया, कौन सा जड़त्व, इसके बाद मैं बात करूंगा गति का जड़त्व। ठीक है, तो उसकी बात करूंगा गति का जड़त्व। चलिए, गति का जड़त्व। अभी गति का जड़त्व क्या होता है, इसको ज़रा समझिएगा। इसको मैंने आपको पहले बताया, अगर कोई वस्तु मोशन में है तो मोशन की वजह से उसमें एक फोर्स काम कर रहा होगा, उसी फोर्स को क्या कहते हैं हम गति का जड़त्व कहते हैं। ये आपको कब दिखाई पड़ेगा, ये आपको जब दिखाई पड़ेगा जब आप उस वस्तु को क्या करेंगे, रोकेंगे। जब वस्तु को रोकेंगे तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, ये फोर्स आपको दिखाई पड़ेगा। चलिए, इसके लिए आप ध्यान रखिएगा। इसके लिए एग्जाम्पल आता है, देखिए, चलती बस से यात्रियों का नीचे उतरना। यानी कि चलती बस से क्या होगा, अगर कोई यात्री नीचे की तरफ उतरता है तो अचानक उसको झटका फील होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसकी बॉडी जो है ना मोशन में ही थी पहले से ही, और वो आदमी क्या करता है, इस तरह खिड़की से लटकता है, खिड़की पकड़ के लटकता है, तो क्या करता है, एकदम उतर जाए तो क्या हुआ, वो तो उसकी शरीर जो था ना बॉडी के, वो गाड़ी के साथ क्या था, मोशन में था, जबकि वो खुद किस में आ गया, स्टैटिक में आ गया, यानी कि विराम में आ चुका है। तो फिर क्या होगा, बॉडी उसकी विराम में नहीं आ पाती है, तो फिर क्या होगा, उसको झटका फील होगा जो उसको गिरा देता है। तो ये कौन सा फील होता है, जड़त्व। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए जब आप उतरते हैं तो आपसे आगे की तरफ मूव करके, और ये बोला जाता है जिस डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हैं उसी डायरेक्शन की तरफ मूव करिएगा, और थोड़ा दूर तक थोड़ा बस के साथ या गाड़ी के साथ दौड़िएगा, उसके बाद आप उतरिएगा। चलिए, अगला एग्जाम्पल, चलती हुई बस का अचानक रुकने पर, चलती बस पर अचानक रुकने पर यात्रियों का झुकना। ठीक है, पीछे की तरफ या आगे की तरफ जो भी झुकना है वो क्यों होता है, क्योंकि जब तक बस चल रही थी उनकी, तो बॉडी उनकी मोशन में थी, अचानक क्या हुआ, ब्रेक मारी या गाड़ी रुकी, तो बॉडी तो अभी भी मोशन है, जबकि बस नीचे वाला पार्ट किस में आ चुका है, स्टैटिक में आ चुका है, जिसकी वजह से एक फोर्स फील होता है। और फोर्स कौन सा है, इनर्शिया है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ये एग्जांपल मैंने आपको दे दिए। चलिए, या अब एक और एग्जांपल होता है, एक पत्थर को चलती बस में क्या है, आप एक पत्थर को उठा लें, और पत्थर क्या है, अगर हवा का घर्षण नगण्य मान लें तो आपके हाथ में आ जाता है। ऐसा क्यों, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। पत्थर उछाला तो मोशन में था, वापस आया तो वो भी मोशन में है। अगर ये पत्थर आपका एयर में उछालेंगे तो एयर का फ्रिक्शन की वजह से पत्थर आपकी पीछे की तरफ गिरेगा, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद कौन सा जड़त्व की बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे हम गति का जड़त्व हो गया। इसके बाद बात करेंगे हम दिशा का जड़त्व। कौन सा जड़त्व, दिशा का जड़त्व। अब दिशा का जड़त्व क्या होता है, जिसको समझते हैं। देखिए, बस इस तरह से जा रही थी, इस डायरेक्शन में, ठीक है, बस इस डायरेक्शन में जा रही थी, अचानक क्या गया, आपने इस डायरेक्शन में जा रही थी, अचानक आपने इसको इस तरह से मुड़ा दिया, यानी कि यात्री इस तरह से ऐसे सामने थे, इस तरह से सामने थे आपके, अचानक ही इस तरह से यहाँ घूम गई, तो हुआ क्या,
ये यात्री सामने की तरफ थे और ये इस यात्री क्या हुआ, इधर की तरफ टर्न कर गए, यानी इस तरफ झुक गए, यानी ऐसे झुके, तो ये क्या कहलाएगा, उनका दिशा का जड़त्व हुआ। यानी जड़त्व की वजह से क्या हो गया, वो दिशा में, उनकी दिशा में चेंज होने की वजह से क्या हुआ, एक नया जड़त्व पैदा हो गया, जिसको क्या कहते हैं आप, दिशा का जड़त्व कहते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपसे बात करने वाला हूँ बलों की। तो अगला मेरा लेक्चर आएगा, उसके लिए तो आपको उस लेक्चर का इंतज़ार करना पड़ेगा। उस लेक्चर को मैं आपको कल ही आपको दे दूँगा। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा और सही से पढ़िएगा। और इसके बाद मैं आपको जो है इसके 2 चैप्टरों के, थर्मोडायनेमिक्स के और मैकेनिक्स के कराने वाला हूँ आपको। सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पे पूछे गए हैं या नए क्वेश्चन आ सकते हैं वो पहले कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको अगले चैप्टरों के बारे में भी पढ़ाऊंगा। तो अभी मैं एक पार्ट और आपको दूंगा जो कि आपका मैकेनिक्स पर होगा, क्योंकि मैकेनिक्स टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आता है। तो वहाँ पर न्यूटन के जो समीकरण है उनके बारे में, उनके लॉस के बारे में, यानी लॉ बारे में, फोर्सेस के बारे में अलग अलग, वो सारे की बात करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।